नमस्कार साथियों, शेखावाटी कोचिंग डेनवाल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज का जो सेशन मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो है आज जो रीट मेंस की जो एग्ज़ाम हुई है, जिसमें बीएसटीसी वाला या जो जिसे हम कह सकते हैं कि फर्स्ट लेवल के टीचर्स के लिए जो एग्ज़ाम आयोजित की गई है, उससे पेपर की जो आंसर की है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों, यहाँ पर इस आंसर की को शेयर करने का सीधा सा मेरा टारगेट ये है कि मैं आपके साथ अगले वो 100 क्वेश्चन शेयर करूँगा जो पहले के एग्ज़ाम्स में भी आए हुए हैं और आगे होने वाले 8 पेपरों में पता नहीं कहाँ पे कौन सा क्वेश्चन रिपीट हो जाए। क्योंकि इस पेपर को देखने पे लग रहा है कि पिछले कुछ एग्ज़ाम्स में जो भी क्वेश्चंस आए हैं उसी में से काफ़ी सारे रिपीट हुए हैं। तो दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना मैं डायरेक्ट आता हूँ क्वेश्चंस के ऊपर। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है आज के पेपर का वो है कि मानहेरा टीबा मानहेरा टीबा कौन से खनिज का प्रमुख खनन क्षेत्र है। तो दोस्तों, पहली बात तो मैं बता दूं कि जो मानहेरा है उसकी जगह हमने आज तक बुक्स में पढ़ा है मनीहारी टीबा। क्या पढ़ा है? मनीहारी टीबा। तब हो सकता है मानहेरा अजीब लगे, लेकिन कुल मिला के वर्ड यही है, मनीहारी टीबा। मनीहारी टीबा कौन से खनिज के लिए फेमस प्रसिद्ध है? तो दोस्तों, ये है प्राकृतिक गैस के लिए। मनीहारी टीबा प्राकृतिक गैस के लिए चर्चित है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलें। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की लोक नाट्य की शैली नहीं है? तो दोस्तों, यहाँ पे देखो, ख्याल लोक नाट्य की शैली है, रम्मत ये भी लोक नाट्य है, स्वांग ये भी लोक नाट्य है, लेकिन जो ढाडी है वह लोक नाट्य नहीं है बल्कि कलाकारों की एक जाति है। एक कलाकार जाति है ढाडी, जो कि वाद्य यंत्र बजाने में मोस्टली इसके लिए जानी जाती है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का अपना जो जवाब है वो होगा ढाडी। अगला प्रश्न है कि आम में कौन सी बोली राजस्थान में नहीं बोली जाए। सीधा सीधा राजस्थानी भाषा पे प्रश्न पूछा है कि आ का मतलब निम्न में से कौन सी बोली राजस्थान में नहीं बोली जाती। तो दोस्तों, यहाँ पे 4 ऑप्शन है, मेवाती, हाड़ौती, बागड़ी और अवधी। तो दोस्तों, बागड़ी बागड़ क्षेत्र में, हाड़ौती हाड़ौती क्षेत्र में, मेवाती सब राजस्थान में बोली जाती, केवल अवधी जो अवधी भाषा है वो राजस्थान में नहीं बोली जाती। तो ये अपने प्रश्न का जवाब होगा। और वैसे काफ़ी अच्छा लगा ऐसे प्रश्न देखकर कि जब हम राजस्थानी भाषा को संवैधानिक दर्जा दिलाने की बात करते हैं तो ऐसी स्थिति में आप अपना पेपर तो कम से कम राजस्थानी भाषा में दें। काफ़ी अच्छा प्रयास है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंवर सेन द्वारा राजस्थान नहर की शुरुआत कौन से वर्ष में की गई? देखो, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के जो जनक है वो किसको माना जाता है? कंवर सेन को। इनकी एक किताब थी, बीकानेर राज्य के लिए पानी की आवश्यकता। ठीक है, उसी के आधार पे पूरी ये जो आपकी इंदिरा गांधी राजस्थान नहर है। अब इस योजना की शुरुआत कब की गई? तो इस योजना की शुरुआत हुई दोस्तों 1958 में। 1958 में। अगला प्रश्न है, महिला चित्रकारों में कमला और इलायची के नाम से किस चित्रकला शैली से संबंधित है? दोस्तों, कई बार मैंने क्लास के नोट्स में बताया है कि कमला और इलायची दोनों नाद द्वारा चित्र शैली से संबंधित है। किससे? नाद द्वारा चित्र शैली से। और नाद द्वारा चित्र शैली में जो पिछवाई सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है वहाँ की, पिछवाई और भगवान कृष्ण की लीलाएं। अगले प्रश्न पे चले। अगला जो प्रश्न है, कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य की उच्च भूमि कहलाती है। कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य एक पठार है, वो है भोराट का पठार। कौन सा पठार है दोस्तों? भोराट का पठार। एक सेकंड। भोराट का पठार कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य स्थित है। ठीक है, और आपका जो गिरवा है वो भी उदयपुर में है। ऊपर जो माल है ये भैंसरोडगढ़ से लेकर बिजोलिया के मध्य है। ध्यान रखना, भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया तक ऊपर माल, उदयपुर में जो पहाड़ी क्षेत्र है वो गिरवा, और ये उड़िया का पठार है जो सिरोही में है, और भोराट ये कुंभलगढ़ से गोगुंदा के मध्य है। तो अपना राइट आंसर है भोराट। अगला प्रश्न है, बेली कृष्ण रुक्मणी के रचनाकार कौन है? बेली कृष्ण रुक्मणी के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों, इसके रचनाकार है पृथ्वीराज राठौड़। कौन है? पृथ्वीराज राठौड़। और पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का हैरोस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डिंगल का हैरोस। और डिंगल का हैरोस इनको किसने कहा था? विलियम टेसीटोरी ने। जो एलपी टेसीटोरी थे उन्होंने इसको कहा था डिंगल का हैरोस। हो सकता है आपका अगला प्रश्न ये हो कि बेली कृष्ण रुक्मणी की रचना कहाँ हुई थी? तो दोस्तों, इसकी रचना हुई थी कहाँ पर? गागरोनगढ़ में।
जो झालावाड़ का जो गागरोन गढ़ है वहाँ पर इस ग्रंथ की रचना की गई थी। अगले प्रश्न पे चलें। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है, स्त्रियां बोरला नामक आभूषण शरीर के किस भाग पर पहनती है? ऑब्वियसली दोस्तों बोरला है वो सिर पर पहना जाता है। बोरला कहाँ पहना जाता है? सिर पर पहना जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है कि चंद्रभागा पशु मेला कहाँ लगता है? चंद्रभागा पशु मेला कहाँ लगता है? तो चंद्रभागा पशु मेला लगता है दोस्तों झालरापाटन झालावाड़ में। झालरापाटन झालावाड़ में। अजमेर में लगता है पुष्कर मेला। नागौर में तो सर्वाधिक पशु मेले लगते हैं, रामदेव पशु मेला हो गया, तेजाजी पशु मेला हो गया। तो झालरापाटन में लगता है चंद्रभागा पशु मेला। अगले प्रश्न पे चले। बीकानेर के निकट समराथल किस लोक देवता का कर्मस्थली है? तो जो समराथल है वो जाम्बू जी की कर्मस्थली है दोस्तों। किसकी? जाम्बू जी की। अगला जो क्वेश्चन है कि अगला जो प्रश्न है वो कला प्रेमी शासक सावंत सिंह किस प्रांत के शासक थे? कला प्रेमी सावंत सिंह किस प्रांत के शासक थे? दोस्तों सावंत सिंह का संबंध है किशनगढ़ से। किशनगढ़ के राजा थे, ठीक है। और इन्होंने जो बनी ठनी जो चित्र शैली थी वो इन्हीं के समय में बनी थी। बनी ठनी का जो चित्र है वो सावंत सिंह की जो प्रेमिका थी उसी के ऊपर बनाया गया था। और बनी ठनी को चित्रित करने वाला जो चित्रकार था वो था मोरध्वज निहाल चंद। कौन थे? मोरध्वज निहाल चंद। और इसी बनी ठनी को कहा जाता है राजस्थान की मोनालिसा, भारत की मोनालिसा, ठीक है। और इसके जो बनी ठनी के कान नाक में जो आभूषण पहनाया गया था वो था कौन सा? बेसरी। तो हो सकता है अगली एग्जाम में आपको प्रश्न मिलेगी बेसरी नामक आभूषण कौन सी चित्र शैली में है? तो आपका जवाब होना चाहिए बनी ठनी चित्र शैली में। और बेसरी कहाँ पहना जाता है? तो बेसरी पहना जाता है नाक में। फिलहाल यहाँ पर सावंत सिंह का संबंध पूछा गया था किशनगढ़ चित्र शैली से या किशनगढ़ रियासत से। अगले प्रश्न पे चलें। रामस्वरूप किसान रो कहानी संग्रह नहीं है। प्रश्न का अर्थ समझ लेना पहले। रामस्वरूप किसान के द्वारा लिखा गया कहानी संग्रह नहीं है। तो इसमें चार संग्रहों के नाम दिए गए, धान खतावा, बारीक बात, तीखी धार और हाडा खोड़ी। तो दोस्तों इसमें बारीक बात, हाडा खोड़ी और तीखी धार ये तो तीनों रामस्वरूप किसान के द्वारा लिखी गई है। जो धान खतावा है वो उनके द्वारा रचित नहीं है। और अगले ने ये पूछा कौन सी नहीं है? तो ये जो है धान खतावा वो इसकी लिखी हुई रचना नहीं है। अगला प्रश्न प्रजामंडल आंदोलन से है कि 1938 के में करौली राज्य प्रजामंडल की स्थापना कहाँ की, किसके द्वारा की गई? तो दोस्तों करौली के नाम से याद होता है त्रिलोक। ज्यादातर अक्षरों का सामंजस्य यहीं पे होता है। त्रिलोकचंद माथुर। त्रिलोकचंद माथुर के द्वारा करौली प्रजामंडल की स्थापना की गई। अगला प्रश्न लेते हैं। जहांगीर ने मुगल बादशाह बनने के बाद किस शासक के मनसब को कम कर दिया था? किस शासक के मनसब को कम कर दिया था? तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करें कि जो ऑप्शन दिए जसवंत सिंह, भगवंत सिंह, मान सिंह और जगत सिंह। तो आप देखें कि मान सिंह अकबर के समय में 7,000 मनसब लिए हुए था, लेकिन अकबर जहांगीर को शासक बनाना नहीं चाहता था और मान सिंह इस बात में समर्थन में था। तो जब जहांगीर शासक बन गया तो उसने सबसे ज़्यादा अपनी नाराज़गी किसके लिए व्यक्त करी? मान सिंह के लिए। और मान सिंह की मनसब उसने कम कर दी, ठीक है। तो सही जवाब है आपका बी। अगले प्रश्न पे चलें। अगला जो प्रश्न है अपना वो है मेजा बांध बनाया गया है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, मेजा बांध बनाया गया है। तो मेजा बांध बनाया दोस्तों कोठियारी नदी पर। कोठियारी नदी पर। अब आप कहोगे बनास नदी पर कौन सा बांध बना है? तो बनास नदी पर बांध बना है दोस्तों बीसलपुर, टोंक में, ठीक है। मेज नदी पर मेजा बांध नहीं है। उसके बाद चंबल नदी पर तो 4 बांध आपको पता ही है, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज। ओके, तो ये ध्यान रखना, बांधों से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में बराबर पूछे जाएंगे। फिलहाल अपना जवाब था कोठियारी नदी। अगले प्रश्न पे पहुंचे। कृष्णा कुमारी विवाद यानी कृष्णा कुमारी किस राज्य की राजकुमारी थी जिसके विवाह के विवाद में राजपूताना में राजनीतिक उथल पुथल उत्पन्न कर दी? तो दोस्तों जो कृष्णा कुमारी थी, कृष्णा कुमारी उदयपुर के शासक भीम सिंह की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी? उदयपुर के शासक भीम सिंह की पुत्री थी। और इनका विवाह है पहले जो अपने
इसके जोधपुर के जो शासक थे शिव सिंह, जोधपुर के शासक शिव सिंह के साथ इनका विवाह संबंध हुआ था, लेकिन अचानक इनकी मृत्यु हो जाती है और फिर इनका विवाह जयपुर के शासक के साथ तय किया जाता है। और इस बात पर फिर जोधपुर वाले और जयपुर वालों के मध्य होता है विवाद। फिलहाल प्रश्न अपना इतना सा था, कृष्णा कुमारी किस रियासत की राजकुमारी? तो जवाब होगा आपका उदयपुर। जवाब क्या होगा दोस्तों? उदयपुर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बीसल देव रासो किन भातरो काव्य है? बीसल देव रासो किस भातरो या किन भातरो काव्य? दोस्तों ये बहुत अच्छा लगा इस बार कि राजस्थानी भाषा के ही क्वेश्चन राजस्थानी भाषा में ही दिए गए हैं। तो दोस्तों बीसल देव रासो जो रचना है वो एक तरीके का प्रेम काव्य है। ये बीसल देव और उनकी जो राजमती नामक जो रानी थी उसके मध्य के विवाह, उसका प्रेम विवाह का वर्णन है। अगले प्रश्न पे चलें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, राजस्थान का तेरापंथी संप्रदाय निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो जो तेरापंथी संप्रदाय है वो श्वेतांबर जैन संप्रदाय से संबंधित है। तेरापंथी किससे संबंधित है? एक यस सॉरी टेक्निकल मिस्टेक थी। राजस्थान का तेरापंथी संप्रदाय निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो दोस्तों जो तेरापंथी संप्रदाय है वो जैन धर्म से संबंधित है। किससे? जैन धर्म में जो श्वेतांबर शाखा होती है उस श्वेतांबर शाखा से संबंधित है अपना ये तेरापंथी संप्रदाय। अगला जो प्रश्न है वो है कजली तीज। अगला जो प्रश्न है वो है कि कजली तीज का त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो दोस्तों कजली तीज का जो त्यौहार है वो मनाया जाता है कहाँ पर? बूंदी में। कहाँ पर? बूंदी में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस लोक देवता को जाहिर पीर के रूप में जाना जाता है? किस लोक देवता को जाहिर पीर के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों गोगा जी। गोगा जी को जाहिर पीर के नाम से, जाहिर पीर यानी साक्षात पीर के नाम से जाना जाता है। वैसे तेजा जी को जाना जाता है काला और बाला के देवता के रूप में। किसके रूप में? काला और बाला के देवता के रूप में जाना जाता है। रामदेव जी को जो रूणे चेरा जनिया के नाम से जानते ही हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला जो अपना क्वेश्चन है वो है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन दिया है, राजस्थान के किस संभाग में सर्वाधिक मक्का का उत्पादन होता है? तो दोस्तों सर्वाधिक मक्का का उत्पादन आदिवासियों की फसल, और आदिवासी कौन कहाँ रह गए सबसे ज़्यादा? उदयपुर संभाग में। ठीक है, तो उदयपुर संभाग में सर्वाधिक मक्का का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है, आदिकालीन चारण शैली का रचनाकार नी है, यानी आदिकालीन चारण शैली का रचनाकार कौन नहीं है? तो दोस्तों जो वज्रसेन सूरी है वो चारण शैली के रचनाकार नहीं है। अगले प्रश्न पे चलें। अगला जो प्रश्न है वो है कि गणेश्वर संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है। गणेश्वर कौन सी संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है? तो दोस्तों जो गणेश्वर है वह है ताम्रयुगीन संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है। इसे ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी भी कहा जाता है, और यह है सीकर में स्थित है। और कौन सी नदी? कांतली नदी के किनारे स्थित है। ध्यान रखना, कांतली नदी, सीकर, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी। और पहले प्रश्न पूछा गया था यहाँ पर पत्थरों का प्रयोग होता था।
खास तौर पे यहाँ पे मकान वगैरह बनाने में पत्थरों का प्रयोग होता था और यहाँ पर एक पत्थर का बांध भी बना हुआ मिला है। ओके, तो आगे बढ़े। इस प्रश्न का जवाब तो आपको पता लग ही गया, ताम्रयुगीन है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान के वनों की प्रशासनिक वर्गीकरण की श्रेणी नहीं है? तो दोस्तों राजस्थान के वनों का जो प्रशासनिक वर्गीकरण उसमें आते हैं सुरक्षित वन, आरक्षित वन और अवर्गीकृत वन। अनारक्षित वन नहीं आते। क्या नहीं आते? अनारक्षित वन नहीं आते, ऐसी कोई कैटेगरी नहीं है। तो यही अपने प्रश्न का जवाब, सही जवाब होगा दोस्तों डी। अगले प्रश्न की बात करें, मारवाड़ की पन्नाधाय किसे कहा जाता है? तो मारवाड़ की पन्नाधाय गोरा को कहा जाता है, गोरा धाय को। अगला प्रश्न, मुकुंदरा की पहाड़ियां कौन से जिलों में स्थित है? तो झालावाड़ और कोटा। झालावाड़ और कोटा में मुकुंदरा की पहाड़ियां स्थित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन फड़वाचन से संबंधित है? नीचे कुछ 4 जातियां दी गई है, बंजारे, सरगड़े, भोपे और कालबेलिया। तो निम्न में से कौन सी जाति है जो फड़वाचन से संबंधित है, जो फड़वाचन का काम करती है? तो दोस्तों कालबेलिया नृत्य के लिए फेमस है, सरगड़े जो हैं वो जो ढोल है उसको बजाने के लिए, भोपे ये रावणता बजाने के लिए, बंजारे और लेकिन जो भोपे हैं वो क्या करते हैं? फड़ का वाचन करते हैं। अक्सर फड़ के वाचन करने वाले को तेजाजी के भोपे, रामदेव जी के भोपे, ऐसे भोपे ही कहा जाता है, पाबू जी के भोपे। तो भोपों का काम क्या होता है? फड़ वाचन। भोपा और भोपण जोड़े से इस कार्य को करते हैं। चलिए आगे चलें। अगला जो क्वेश्चन है, राखड़ी एंड टोटियार, कि राखड़ी और टोटी क्या है? तो राखड़ी और टोटी, जैसा कि दोस्तों मैंने अपने वीडियो में डाला था, राखड़ी और जो टोटी ये दोनों के दोनों क्या है? महिलाओं के गहने हैं। महिलाओं के गहने हैं। राखड़ी सिर पर पहनी जाती है, जबकि जो टोटी है वो पहनी जाती है कान में। ध्यान रखना। अगला प्रश्न ये भी हो सकता है, राखड़ी तो पहनी जाती है सिर पर और टोटी पहनी जाती है कहाँ पर? कान पर। कान का आभूषण है ये। ओके, अगले प्रश्न पे चले। अगला जो अपना प्रश्न है, चित्तौड़गढ़ के किले में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माता कौन था? तो दोस्तों इसका जवाब है भोज परमार। कौन है? भोज परमार। और इसी मंदिर को समीदेश्वर मंदिर भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? समीदेश्वर मंदिर। अगर कभी समीदेश्वर मंदिर के नाम से पूछे तो भी जवाब कौन सा होगा? त्रिभुवन नारायण मंदिर, और निर्माता है भोज परमार। अगला क्वेश्चन, भारत गौरव रेल का मुख्य उद्देश्य क्या है? अब देख लो, भारत गौरव यानी भारत की विरासत। तो सही जवाब देखना कि भारत गौरव जो रेल था उसका पहला उद्देश्य है भारतीय रेलवे का विकास मॉडल, राज्यों और उनके शाही स्थानों के बीते हुए युग को पुनः दर्शाने हेतु घरेलू पर्यटन को प्रोत्साहन देना, रेल यात्रा को प्रोत्साहित करना। दोस्तों बी इसका सही जवाब है, राज्यों और उनके शाही स्थानों के बीते हुए युग को पुनः दर्शाने हेतु। अगले प्रश्न पे चलें। अगला जो प्रश्न है वो है, जनगणना 2011 के अनुसार एक ऐसा व्यक्ति जिसकी आयु 7 वर्ष से अधिक हो, वह किसी भाषा को पढ़ने के साथ, समझने के साथ पढ़ व लिख सकता है, क्या कहलाता है? साक्षर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? साक्षर। अगले प्रश्न पे आए। अगला जो प्रश्न है अपना वो है, बनास नदी का उद्गम कहाँ है? तो दोस्तों बनास नदी का उद्गम है खमनोर की पहाड़ियों से। कहाँ से? खमनोर की पहाड़ियाँ, राजसमंद से होता है बनास नदी का उद्गम। अब पूछे नागपहाड़ से कौन सी नदी? तो नागपहाड़ से नदी निकलती है लूणी, और बैराट की पहाड़ियों से निकलती है बाणगंगा। ध्यान रखना, मैं आपके साथ आंसर की इसलिए शेयर नहीं कर रहा है कि मुझे आपको सही गलत बताने हैं, बस इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको एक क्वेश्चन के चारों ऑप्शंस के साथ 4 नए क्वेश्चन मिल सके। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलें। अगला जो प्रश्न है वो है, ट्रेंच कमीशन किस आंदोलन से संबंधित है? ट्रेंच कमीशन किस आंदोलन से संबंधित? दोस्तों ट्रेंच कमीशन बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित है। किससे? बेंगू किसान आंदोलन से। और फिर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो बिंदुलाल भट्टाचार्य, अगर आपसे पूछे बिंदुलाल भट्टाचार्य का संबंध किससे है, तो उसका संबंध होगा दोस्तों बिजोलिया से। ध्यान रखना, बिजोलिया से बिंदुलाल भट्टाचार्य, बेंगू से ट्रेंच। ठीक है, और टेलर कमीशन आपको पता होगा वो किसके लिए आता है? टेलर कमीशन आता है जो आपके ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत
आहुआ वालों के लिए आता है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। हाड़ौती मुख्य रूप से कठिन बोली जावे। अब इसका अर्थ लगा लो आप पहले तो कि हाड़ौती बोली मुख्य रूप से राजस्थान में कहाँ बोली जाती है, किस दिशा में कहाँ बोली जाती है। तो सीधे से ऑप्शन दिए, हाड़ौती कोटा और बूंदी में बोली जाएगी। कोटा और बूंदी क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, हाड़ौती बोलते हैं, तो वहाँ की भाषा भी हाड़ौती। अगले प्रश्न में राजस्थानी लोक साहित्य री दीठ सु हरजस काई है। राजस्थानी लोक साहित्य की दृष्टि से हरजस क्या है। तो दोस्तों हरजस है एक लोकगीत। हरजस क्या है, लोकगीत। वैसे देखा जाए तो हरजस ईश्वर भक्ति के गीत है, लेकिन शेखावाटी क्षेत्र में जब कोई काफ़ी उम्र पाकर कोई बुजुर्ग मरता है तो उसके लिए भी ये हरजस गाए जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, लोकगीत है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो वो है, कुंभलगढ़ के किले का मुख्य शिल्पी कौन था। कुंभलगढ़ के किले का मुख्य शिल्पी कौन था। तो दोस्तों मुख्य शिल्पी था उसका मंडन। मुख्य शिल्पी कौन था, मंडन। उसके बाद में जैसे बात करें कि लालचंद, तो लालचंद उस्ता तो कौन था, हवा महल का जो वास्तुकार था। और ये दीपा तो कोई था ही नहीं, द्वेपाक था जो रणकपुर के जैन मंदिर का शिल्पी था। ठीक है, यहाँ पर है मंडन। अगले प्रश्न पे चलें, बरखान क्या है। बरखान क्या है भाई, बरखान है रेत के टीले। बरखान क्या है, रेत के टीले सर्वाधिक गतिशील अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप है जो चूरू में सर्वाधिक पाए जाते हैं। अगले प्रश्न पे आए, वो है कथेतर गद्देरी पोथी ओळू। कथेतर गद्देरी पोथी ओळू री अखियाता रा रचनाकार है कि ओळू री जो अखियाता जो कथा संग्रह है उसका रचनाकार कौन है। तो दोस्तों इसका जवाब है श्री नेम नारायण जोशी। नेम नारायण जोशी के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई। अगले प्रश्न पे आए, राजस्थान में वालर कृषि का प्रकार है। तो वालर दोस्तों आदिवासियों के द्वारा की जाने वाली कृषि है। किसके द्वारा होगी ये, आदिवासियों के द्वारा। और आदिवासियों द्वारा कृषि की जाती है वो स्थानांतरित कृषि होती है, उसको समय के बाद उस खेत को बदल लेते हैं। यहाँ पर एक चीज़ वो ध्यान रखना, अगर यही स्थानांतरित कृषि मैदानी भाग में की जाए तो कहलाएगी दजिया, और अगर यही खेती पहाड़ी भाग में की जाए तो कहलाएगी क्या, चिमाता। ये प्रश्न दोस्तों आपको बहुत जल्द उम्मीद करता हूँ फिर आपको कभी देखने को मिलेगा। मैदानी भाग में की गई तो दजिया, और यहाँ अगर मैदानी भाग में तो होगी दजिया, और पहाड़ी भाग में क्या कहलाएगी, चिमाता। कौन सी कृषि, स्थानांतरित कृषि, जिसको हम वालर कहते हैं। ठीक है, जिसको हम कहते हैं वालर। तो ये तो इस प्रश्न का स्थानांतरित कृषि हो ही गया जवाब। अगले प्रश्न पे चलते हैं, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ। तो दोस्तों भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ 1972 में। कब हुआ, 1972 में ये लागू हुआ। अगले प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न है, मृदा से संबंधित काली मृदा जानी जाती है किस नाम से। तो काली मिट्टी को हम रेगूर मिट्टी भी कहते हैं, और ये कोटा हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है। अगला प्रश्न, जसनाती संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ है। जसनाती संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ है। तो दोस्तों जवाब होगा कतरियासर। क्या क्या होगा जवाब, कतरियासर। कतरियासर बीकानेर। पता होगा जसनाती संप्रदाय के जाट सिद्ध जो लोग हैं वो अग्नि नृत्य भी कहाँ करते हैं, कतरियासर बीकानेर में करते हैं। जो मुकाम है वो विश्नोइयों का प्रमुख प्रधान पीठ है, और जाम्बू जी की है पीपासर। ध्यान रखना ये तो किसके लिए है, विश्नोइयों के लिए। और जो जाम्बू जी थे उनकी प्रमुख पीठ कौन सी है, पीपासर। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, अरावली श्रृंखला का उच्चतम शिखर है। अरावली श्रृंखला का सबसे उच्चतम शिखर है दोस्तों 1722 मीटर ऊंचा गुरु शिखर। ठीक है, शेर है 1597, जरगा है 1380, नहीं 1597, 1442, इससे कुछ ऊपर है दोस्तों। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो सबसे जो ऊंची जो है वो कौन सी है, गुरु शिखर। अरावली श्रृंखला का सबसे उच्चतम शिखर है दोस्तों गुरु शिखर। आगे चलें, निम्नलिखित में से किस सभ्यता को धूलकोट कहते हैं। बार बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, आहड़ सभ्यता को।
आहड़ सभ्यता को कहते हैं धूलकोट। अगला प्रश्न, राजस्थान राज्य वन नीति कब लागू की गई? तो राजस्थान राज्य वन नीति लागू की गई थी फरवरी 2010 में। कब लागू की गई थी? फरवरी 2010 में। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, वो क्वेश्चन है, राजस्थान में राम कथारे आधार पर रामायण सिरे नाव सु आख्यान काव्य कौन लिख्यो? कि राजस्थान में राम कथा के आधार पर रामायण सिरे नाव, रामायण के ही नाम से दूसरा आख्यान काव्य किसने लिखा? तो दोस्तों ये थे मेहोजी गोदारा। कौन थे? मेहोजी गोदारा के द्वारा ये लिखा गया। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय मरु उद्यान किस जिले में अवस्थित है? राष्ट्रीय मरु उद्यान किस जिले में अवस्थित है दोस्तों? राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर और बाड़मेर दोनों में अवस्थित है। लेकिन इसका जैसे ये जो लगभग 3200 के आसपास, लगभग 3200 वर्ग किलोमीटर में फैला है, उसमें से लगभग 1800-1900 वर्ग किलोमीटर जैसलमेर में आता है, यानी बड़ा भाग जैसलमेर में आता है। वैसे जवाब सही होना चाहिए था जैसलमेर और बाड़मेर। फिर भी अगर हम यहाँ पे देखें तो नज़दीकी जवाब होगा आपका जैसलमेर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलें। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली एक घास नहीं है? तो दोस्तों पश्चिमी राजस्थान में करड़ पाई जाती है, करड़ पाई जाती है, सेवण पाई जाती है, धामण पाई जाती है, सालर नहीं पाई जाती। तो सालर ही इसका सही जवाब होगा कि पश्चिमी राजस्थान में सालर नहीं पाई जाती, बाकी करड़, सेवण, धामण पाई जाती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? और इस प्रश्न में हमें दी हुई है 4 रोपवे और उनका स्थान। जैसे बालाजी रोपवे सामोद जयपुर में सही है। सावित्री माता रोपवे सिरोही नहीं है भाई, ये पुष्कर है। कहाँ पर है? पुष्कर में। सुंदा माता जालोर सही है। मनसा पूर्णा करणी माता उदयपुर सही है। प्रश्न पूछा कौन सा सही नहीं है? तो दोस्तों बी सही नहीं है, क्योंकि सावित्री माता मंदिर रोपवे पुष्कर में है। अगले प्रश्न पे चलें। चंबल बेसिन की खंड भूमि को कहा जाता है? चंबल बेसिन में जो पानी के कटाव के बाद जो शेष भूमि का टुकड़ा बचता है उसको क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसमें अपना सबसे जाना पहचाना शब्द है अवनालिकाएं। क्या है? अवनालिकाएं। और अवनालिका अपर्दन करने वाली नदी कौन सी है? चंबल है। अगले प्रश्न पे चलें। समग्र शिक्षा अभियान के तहत खंड स्तर का सर्वोच्च अधिकारी कौन होगा? तो दोस्तों खंड स्तर का सर्वोच्च अधिकारी होगा CBO। कौन होगा? CBO। ठीक है, CBEO। आगे बात करते हैं। अगला जो अपना क्वेश्चन है वो है, राजस्थान में प्रथम जेंडर बजट किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया? राजस्थान में सबसे पहला जेंडर बजट कब प्रस्तुत किया गया? तो दोस्तों 2012-13 के बजट को जेंडर बजट के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर RT अधिनियम 2009 के अनुसार विनिर्दिष्ट छात्र शिक्षक अनुपात है कि आखिर कितने छात्रों पर एक शिक्षक होना चाहिए? तो दोस्तों इसका सही जवाब है आपका D, 30 छात्रों पर एक शिक्षक उपलब्ध होना चाहिए। और दोस्तों अगर उच्च प्राथमिक स्तर की बात करें तो उच्च प्राथमिक स्तर पे कौन सा होगा? 35 पर 1, जबकि प्राथमिक स्तर पर 30 पर 1 शिक्षक का होना जरूरी है। अगले प्रश्न पे चलें। राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल संस्थान कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो दोस्तों बहुत बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, जोधपुर में स्थापित किया जा रहा है। अगले प्रश्न पे चलें। विद्यालय प्रबंध समिति में कुल सदस्यों में से कितने सदस्य, कम से कम कितने सदस्य माता पिता या अभिभावकों में से होने चाहिए? तो दोस्तों ये होंगे 3/4। 3/4 सदस्य माता पिता या अभिभावक होने चाहिए। अगला प्रश्न है दृश्य श्रव्य सामग्री का, हालांकि ये अब शिक्षण विधियों का प्रश्न है लेकिन ले लेते हैं। दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करते हुए किस सूत्र का पालन करना चाहिए? तो सूत्र का यहाँ पे जवाब है मूर्त का। और वैसे भी मुझे केवल आपको जीके के क्वेश्चन शेयर करने थे, ये टेक्निकल क्वेश्चन इन्हें छोड़ ही देते हैं। अगला क्वेश्चन देखो आप, RSIC राजस्थान लघु उद्योग निगम को किस वर्ष पब्लिक लिमिटेड कंपनी का दर्जा दिया गया? तो दोस्तों इसे दर्जा दिया गया था 1975 में, इसे पब्लिक लिमिटेड कंपनी का दर्जा दिया गया। अगले प्रश्न पे चलें। अगला जो प्रश्न है, निम्नांकित में से राजस्थान के
किस खेल के खिलाड़ियों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? तो दोस्त का जवाब है निशानेबाजी। निशानेबाजी के खिलाड़ियों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। अगला प्रश्न, राजस्थान के खिलाड़ी धनंजय दर्जी जो हाल ही में खबरों में रहे किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों धनंजय दर्जी फुटबॉल से संबंधित है। किससे संबंधित है? फुटबॉल से। अगले प्रश्न पे चलें। अजय सिंह शेखावत का संबंध है वेट लिफ्टिंग से, यानी कि भारोत्तोलन से, और ये झुंझुनू के हैं। कहाँ के हैं? झुंझुनू के। अगले प्रश्न पे चलें। अगला प्रश्न है वही साइको का क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं इससे। दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात होने वाली प्रथम महिला अधिकारी बनी है, जो राजस्थान से है। क्या नाम है उसका? तो उसका नाम है कैप्टन शिवा चौहान। क्या नाम होगा उसका? कैप्टन शिवा चौहान। ध्यान रखना, सियाचिन पे शिवा चौहान, सेम सा नाम है। अगले प्रश्न पे चलें। राजस्थान के अर्जुन लाल जाट ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस स्पर्धा में भाग लिया था? तो दोस्तों अर्जुन लाल जो जाट थे, इन्होंने नौकायन में भाग लिया था। किस में भाग लिया था? नौकायन में। अगला प्रश्न, राजस्थान के कितने जिले सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत आते हैं? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर आने वाले जिले कितने हैं? 4। तो आपका भी जवाब क्या होना चाहिए? 4 होना चाहिए यहाँ पे। अगले प्रश्न पे, राजस्थान आरटी एक्ट अधिनियम में कितने भाग और कितनी धाराएं हैं? आगामी आने वाले जो पेपर्स हैं उनमें भी ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो सकता है कि आरटी अधिनियम में कुल 8 तो भाग है और 29 क्या है? धाराएं हैं। आरटी अधिनियम में 8 भाग और 29 धाराएं हैं। अगले प्रश्न पे चलें। दिसंबर 2022 में किसे ग्लोबल यूथ ह्यूमन राइट्स चैंपियन अवार्ड दिया गया? कि ये जो ग्लोबल यूथ ह्यूमन राइट्स चैंपियन अवार्ड किसे दिया गया? तो ये थी डॉक्टर कृति भारती। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लेखक कौन है? स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लेखक कौन है? तो दोस्तों स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लेखक हैं वुड्रो विल्सन। कौन है? वुड्रो विल्सन। इसके लेखक हैं वुड्रो विल्सन। डी ऑप्शन है करेक्ट। अगले प्रश्न पे आए। अगला जो प्रश्न है, बीबी जरीना का मकबरा कहाँ स्थित है? बीबी जरीना का मकबरा कहाँ स्थित है? तो दोस्तों धौलपुर में है बीबी जरीना का मकबरा। अगला क्वेश्चन है, राजीव गांधी डिजिटल योजना किस वर्ष शुरू की गई? राजीव गांधी डिजिटल योजना किस वर्ष शुरू की गई? तो दोस्तों ये भी सन 2013-14 में शुरू की गई थी। अगले प्रश्न पे आते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई थी? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई थी? तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के सिफारिश पर। अगला प्रश्न, राजस्थान का पहला डिजिटल आर्काइव राजस्थान में किस स्थान पर स्थित है? दोस्तों ये प्रश्न अगर आप शेखावटी कोचिंग के जब नोट्स देखोगे तो उसमें आपको शुरू वाले पेज पर ही आपको ये क्वेश्चन मिलेगा कि जो राजस्थान राज्य अभिलेखागार है वो बीकानेर में है, और वह भारत का पहला डिजिटल जो अभिलेखागार है, और ये कहाँ स्थित है? बीकानेर में। कब स्थापना हुई थी? 1955 में। बार बार रिपीट करवाए जाने वाला क्वेश्चन है ये मेरी क्लासरूम का। अगले प्रश्न पे चलें। राजस्थान में मिशन निर्यातक बनो को कब आरंभ किया गया था? तो दोस्तों ये किया गया था 29 जुलाई 2021 को। अगले प्रश्न पे चलें। ऑपरेशन सर्द हवा का संबंध है तो दोस्तों वो है सीमा सुरक्षा बल से। सीमा सुरक्षा बल का अभियान है जो सीमा को सुरक्षित बनाने के लिए खास तौर पर वो सर्च ऑपरेशन सा चलाती है, एक अभ्यास करती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है अपना वो है जल जीवन मिशन एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है
और जल जीवन मिशन महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य हर ग्रामीण घर में कौन से वर्ष तक नल का जल उपलब्ध कराना है। तो दोस्तों 2024। अभी आप लोग देख रहे होंगे कि आपके आसपास में हर जगह पानी की नई पाइपलाइन डाली जा रही है और ये पाइपलाइन जल जीवन मिशन के तहत डाली जा रही है। अगले प्रश्न पे चलें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है सरसों अनुसंधान निदेशालय कहाँ स्थित है। सरसों अनुसंधान निदेशालय कहाँ स्थित है। तो दोस्तों सरसों अनुसंधान निदेशालय सेवर भरतपुर में स्थित है। कहाँ पर है? सेवर भरतपुर में, ध्यान रखना, सेवर भरतपुर। और वैसे जो इंजन छाप सरसों का तेल है वो भी भरतपुर का ही फेमस है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये ऐसे बालक जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अथवा सामाजिक व शैक्षणिक पिछड़े वर्ग से संबंधित है, उन्हें आरटीई कानून की भाषा में क्या कहा गया है। तो इन्हें कहा गया दोस्तों अलाभित असुविधाग्रस्त समूह है। अलाभित असुविधाग्रस्त समूह है। अगले प्रश्न पे चलें। राज्य के युवाओं को रोजगार प्रदान करने के प्रयास में राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित मेगा जॉब मेला 4 और 5 जनवरी 2023 को कहाँ आयोजित किया गया। ये मेला कहाँ आयोजित किया गया। तो दोस्तों जवाब है आपका उदयपुर। कहाँ पर? उदयपुर में आयोजित किया गया था मेगा जॉब फेयर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म राजस्थान के निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। तो दोस्तों ये है सूरतगढ़ गंगानगर में। सूरतगढ़ गंगानगर में यांत्रिक कृषि फार्म है। अगला प्रश्न, टोक्यो पैरा ओलंपिक्स 2020 में अवनी लेखरा द्वारा पदक जीते गए थे। तो अवनी लेखरा के द्वारा 2 पदक जीते गए थे। अगला प्रश्न है शैक्षणिक अनुप्रयोग के विषय वस्तु किस प्रकार की होनी चाहिए। तो दोस्तों ये होनी चाहिए सरल से जटिल। अगले प्रश्न पे चलें। जोधपुर में राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो का प्रादेशिक केंद्र कब स्थापित किया गया था। तो दोस्तों ये स्थापित किया गया था 1965 में। अगला प्रश्न, राजस्थान राज्य का आधिकारिक नृत्य है, राजकीय नृत्य कौन सा है। तो दोस्तों ये है घूमर। कौन सा है? घूमर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है आपका सांस्कृतिक संस्थान भारतीय लोक कला मंडल। भारतीय लोक कला मंडल संस्थान कहाँ स्थित है। तो दोस्तों भारतीय लोक कला मंडल स्थित है उदयपुर में। और जो देवीलाल सांबर है, देवीलाल सांबर, इनके प्रयासों से स्थापित हुआ था और मोस्टली कठपुतली नृत्य को इन्होंने ही मान्यता दिलाई थी। कठपुतली नृत्य को फेमस करने का जो योगदान है वो देवीलाल सांबर और भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर का है। अगले प्रश्न पे चलें। हाल ही में सुर्खियों में रहा बाबा का मगरा द्वीप उदयपुर की किस झील में स्थित है। तो दोस्तों उदयपुर की जयसमंद झील में ये स्थित है, क्योंकि राजसमंद झील तो नौ चौकी के लिए प्रसिद्ध है और जयसमंद झील 7 टापुओं के लिए, जिसमें सबसे बड़ा टापू है बाबा का मगरा और सबसे छोटा द्वीप है प्यारी। ओके, कुल द्वीप है कितने? 7 टापू है, सॉरी। अगले प्रश्न पे चलें। राजस्थान में पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग का गठन कब हुआ। तो दोस्तों ये गठन होता है 1950 में। अगले प्रश्न पे चलें। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 आयु वर्ग के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करता है। तो दोस्तों 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है आरटीई एक्ट 2009। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव जालोर जिले का शुभंकर है। तो दोस्तों वो है भालू या रीछ। सुंदा माता अभ्यारण्य जो भी है वो भालू रीछों के लिए फेमस है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है ऑस्ट्रा हिंद 22 का आयोजन स्थल है। इसमें आपको बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया और भारत दोनों की सेनाओं ने मिलकर संयुक्त अभ्यास किया था, लेकिन किया कहाँ पर था, दोनों ने कहाँ पे किया था। तो जवाब है दोस्तों यहाँ पर, जवाब है महाजन फील्ड रेंज बीकानेर। कहाँ पर? महाजन फील्ड रेंज
बीकानेर, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में ये अभ्यास किया गया था। अगले प्रश्न पे चलें। अगर एक उच्च प्राथमिक विद्यालय में कुल 130 विद्यार्थी नामांकित है, तब सरकार द्वारा उस विद्यालय में कितने अध्यापकों के पद स्वीकृत होंगे? तो दोस्तों उसमें पद स्वीकृत होंगे 4। कितने होंगे? 4। अगला प्रश्न, अंबिका माता प्रख्यात धार्मिक स्थल अंबिका माता का मंदिर स्थित है। अंबिका माता का मंदिर स्थित दोस्तों उदयपुर में है अंबिका माता का मंदिर। अगला प्रश्न है जनरल साइंस का, स्किप करते हैं इसे। अगला क्वेश्चन देखो, मीराबाई का जन्म स्थान कहाँ पर है? कुड़की। मीराबाई का जन्म स्थान कहाँ पर है? कुड़की में है। अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है अपना वो है, ये इंग्लिश का क्वेश्चन है, तो फिलहाल हम इस पर डिस्कस नहीं करेंगे, हमें केवल जीके के क्वेश्चंस देखने थे। ये वाला भी अगला आ गया जनरल साइंस का, फिर नहीं अपना काम का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आओ 99 पे। एटलस पर्वत कहाँ स्थित है? एटलस पर्वत अफ्रीका महाद्वीप में है। कहाँ पर है? अफ्रीका महाद्वीप में। आगे चलते हैं। आगे जो अपने केवल जीके के क्वेश्चन हैं उनकी बात करेंगे। ये मैथ का क्वेश्चन है, 101 नंबर वाला इंग्लिश का है। और क्वेश्चन नंबर 103 पे आए। क्वेश्चन नंबर 103, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान से पहले व्यक्ति थे जिन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किए? संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले राजस्थानी व्यक्ति कौन थे? तो दोस्तों ये थे बलवंत सिंह मेहता। कौन थे? बलवंत सिंह मेहता। और इस प्रश्न को थोड़ा आपको डिटेल से पढ़ना चाहिए, क्योंकि लगभग कितने लोग थे राजस्थान से जो संविधान सभा के लिए चुने गए थे? तो दोस्तों वो थे 12, और उन्हीं में से एक थे अपने बलवंत सिंह मेहता। ठीक है, आगे के क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। सारे क्वेश्चन ये, हाँ सॉरी, मैथ का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 105 पे आए। क्वेश्चन नंबर 105 कहता है, राज्य में संसदीय सचिव को शपथ कौन दिलाता है? राज्य में संसदीय सचिव को शपथ कौन दिलाता है? तो यहाँ पर बात करें तो राज्य के संसदीय सचिव को शपथ दिलाता है मुख्यमंत्री। कौन दिलाता है दोस्तों? इसको शपथ दिलाने का काम करता है अपना मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री के द्वारा संसदीय सचिव को शपथ दिलाई जाती है। अगले प्रश्न पे चले देखें, जीके का प्रश्न होगा। तो ये हिंदी का आ गया, क्वेश्चन नंबर 107। हाँ 107 नंबर का क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा संगठन राजस्थान राज्य के कारीगरों को उनके उत्पाद के विपणन की सुविधा प्रदान करता है? तो दोस्तों ये काम करता है अपना राजसिको। कौन करता है? राजसिको, राजस्थान स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन, ये इस काम को करता है। तो दोस्तों ये थे आज के पेपर के वो क्वेश्चंस जो जीके से संबंधित थे। किससे संबंधित थे? जीके से संबंधित थे। और मैंने ये क्वेश्चन आपके साथ केवल इसीलिए शेयर किए हैं क्योंकि आगे आने वाले जितने भी 8 पेपर हैं उनमें से आपको कहीं ना कहीं इन्हीं में से कुछ क्वेश्चंस या जो मैंने डिस्कस किए वो क्वेश्चंस आपको रिपीट होते हुए मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज के जो 100 क्वेश्चन मैंने आपके साथ शेयर किए, जो डिस्कस करे, वो आपके आगामी एग्जामों में सहायक बनेंगे और आज की पेपर में भी आपके ये क्वेश्चन सही हुए होंगे। इसी उम्मीद के साथ जय हिंद, जय भारत, और कल की क्लास में फिर एक आंसर की को लेके मिलते हैं। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।